एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसे में जूनियर एसोसिएट इंजीनियर की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद बीएसपी प्रबंधन और भट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र के URM विभाग में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार क्रेन मेंटेनेंस विभाग में कार्यरत 38 वर्षीय जूनियर एसोसिएट्स इंजीनियर विनोद कुमार यादव की ओवरहेड क्रेन पर कार्य के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। हादसा दोपहर करीब 4 बजे हुआ, जिसके बाद संयंत्र परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही बीएसपी के वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। भट्टी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा विद्युत करंट लगने से हुआ। हालांकि विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल बीएसपी प्रबंधन और पुलिस पूरे मामले की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। देखिए, हमारे भिलाई स्टील प्लांट के अंदर लगातार बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं, मीडिया बार बार आती है और उसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि ये जो छटनियाँ हो रही है लगातार, बीएसपी के रेगुलर तो छोड़ दीजिए, ठेका श्रमिक की भी छटनी हो रही है। उसके चलते मैन पावर इतना कम हो जा रहा है कि कोई भी काम को करने के लिए जितने आदमी की आवश्यकता उतनी आदमी नहीं मिल पा रहे हैं और इसी कारण इस टाइप के दुर्घटना में मौत हो रही, जो बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये युवा लड़का है, हरियाणा का लड़का है, युवा लड़का है और ये लड़का जो है बहुत अच्छा इंसान था। हम लोग तो इसको बहुत जब से आया तब से जानते हैं, बहुत ही अच्छा इंसान था और आज इसका डेथ हो गया। बहुत दुखी हम लोग सब। और हम लोग ने प्रबंधन से एक ही मांग किया है कि अभी तक ऐसा हो रहा है कि यहाँ बाहर से स्टेट के बहुत सारे बच्चे यहाँ काम करने आए। मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे पास तो सेकंड केस है। जब ये डेथ हो जाता है तो जो परिवार आता है वो भिलाई को समझता नहीं है और वो यहाँ की नौकरी भी नहीं लेता है। तो हम लोग ने प्रबंधन से मांग रखा है कि इनको केवल नौकरी ना दिया जाए, इनके परिवार को नौकरी देना तो नियम में है। इनका जो नियरेस्ट एरिया है उसके सामने जो प्लांट का हमारा ऑफिस या कार्यालय जो पड़ता है सेल का, वहाँ इसके आश्रित को नौकरी दिया जाए। हादसा कैसे हुआ? हादसा ऐसा हुआ है कि क्रेन में चले गया और क्रेन में जाके जब काम कर रहा था इसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा बहुत जम से। और ये लोग 2 लोग थे, एक ठेका श्रमिक था, ये था। क्योंकि ठेका श्रमिक उतने टेक्निकली जानकार नहीं रहते, इस कारण से जब इसको शॉक लगा होगा, बंद करने में उसने बंद ढंग से नहीं कर पाया तो तत्काल दुर्घटना में इसकी मौत हो गई, जो बहुत दुर्भाग्यजनक है। लापरवाही के चलते मौत हुई। लापरवाही ये है कि मैन पावर बहुत कम है। इस कारण से क्या है, यही अगर 2-3 लोग और साथ में जाए रहते तो ऐसी दुर्घटना होने की संभावना नहीं होती। तो नाम क्या था इसका? और विनोद कुमार। उम्र इसकी होगी लगभग 35 साल। नहीं 40 के आसपास। पद में था। भिलाई के AI इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक का शव गुरुग्राम में रेलवे ट्रैक पर मिलने और साथ रह रही युवती की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है, जबकि परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कई सवाल उठाए हैं। भिलाई 3 की विश्व बैंक कॉलोनी निवासी AI इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक का शव हरियाणा के गुरुग्राम में रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में मिला है। इसी मामले में सेक्टर 55 स्थित कमरे में उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी एक युवती का शव भी बरामद हुआ, जिसकी चाकू से हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार दोनों एक ही कंपनी में कार्यरत थे और युवती 3 दिन पहले ही श्रेष्ठ के साथ किराए के कमरे में रहने आई थी। युवती के परिजनों की सूचना पर पुलिस कमरे में पहुंची, जहां उसका शव खून से लथपथ मिला। जांच के दौरान पता चला कि घटना के बाद श्रेष्ठ लापता था, जबकि उसका शव पहले ही रेलवे ट्रैक से बरामद किया जा चुका था। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस हत्या और इंजीनियर की मौत दोनों मामलों की हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं श्रेष्ठ के परिजनों ने हत्या के आरोप पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और दावा किया है कि वह ऐसा कदम नहीं उठा सकता था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
जशपुर जिले के पथल गांव में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष अंकित बंसल पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बदसलूकी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया है। जशपुर जिले के पथलगांव थाना क्षेत्र से सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद सामने आया है। मामले में बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष अंकित बंसल पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कथित बदसलूकी के आरोप लगाए गए हैं। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्ष पथलगांव थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मामले की जानकारी ली। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है। फिलहाल आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या खंडन जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है। मेरी बात नहीं खा सकते सर, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आपको हर वो लीगल मौलिक अधिकार मिले हैं। आप हर जगह घूम सकते हैं, हर क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उठाने का भी तरीका होता है। इसमें दोनों पक्ष को जानना नितांत आवश्यक है। पत्रकार का एक काम अलग होता है, एक जो सामाजिक रूप से जनहितैषी चीजों को प्रकाशित करता है उसका कार्य अलग होता है। उसका कार्य आके वीडियो बनाना नहीं होता है। उसका कार्य होता है कि भाई दोनों पक्षों की जानकारी ले, उस पर एक ऐसा टिप्पणी करे। मैं बार बार उदाहरण वकील अहमद का दिया, ठीक है, और भारतीय न्याय संहिता की धारा फलाना डिमांडा जो भी है। छत्तीसगढ़ के मदनवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए वीर जवान रजनीकांत सिंह की 17वीं पुण्यतिथि पर रिसाली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजीपी अरुणदेव गौतम सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहीद को नमन करते हुए उनके परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। रिसाली स्थित शहीद रजनीकांत सिंह स्मारक पर उनकी 17वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के डीजीपी अरुणदेव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आईजी अभिषेक सांडिल्य, एसएसपी विजय अग्रवाल, एसपी सुखनंदन राठौर सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी से ने शहीद रजनीकांत सिंह की पत्नी पिंकी सिंह से मुलाकात कर परिवार का हालचाल जाना और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। समिति के संयोजक विष्णु पाठक ने वर्ष 2009 के मदनवाड़ा नक्सली हमले को साहस और राष्ट्रभक्ति का अमर अध्याय बताया। कार्यक्रम में प्रेम संगवारी बहुउद्देशीय सेवा समिति के पदाधिकारी, शहीद परिवार और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। सभी उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर अमर शहीद श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदानों को सदैव स्मरण रखने का संकल्प लिया। मदनवाड़ा की शहादत आज भी देश के वीर जवानों के साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र की अमर गाथा के रूप में याद की जाती है। कांकेर जिले के ग्रामीण इलाकों में बारिश की रफ्तार थमने से किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अच्छी बारिश नहीं होने और तेज धूप के कारण खेतों की नमी खत्म हो रही है, जिससे फसलों पर संकट गहराने लगा है। कांकेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश नहीं होने से किसान चिंतित है। बारिश थमने के बाद लगातार तेज धूप निकलने से खेतों की नमी तेजी से कम हो रही है। इसका सीधा असर खरीफ फसलों की बढ़वार पर पड़ने लगा है। किसानों का कहना है कि समय पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कई खेतों की मिट्टी सूखने लगी है, जिससे फसल को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अब मानसून की अगली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कृषि कार्य भी मौसम की अनिश्चितता के कारण प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी हैं और अच्छी बारिश की उम्मीद बनी हुई है। तो हाल बेहाल है, तालाब सूखा पड़ा है, खेती पूरा सूख के सफेद हो गया है। वहाँ चारा का उमर हो रहा है, धान चारा वो लगा नहीं पा रहा हूँ। पानी का हाल बहुत खराब है। लोन वोन लेके अभी तो धान नहीं लगा पाऊंगा तो लोन कहाँ से पटाऊंगा। पिछले साल के इस साल तो पानी है ही नहीं, तालाब सूखा पड़ा है, खेत में पानी का कोई नामो निशान नहीं है।
बोरिंग में कहाँ पानी है, वो तो 2 दिन का पानी है। वोल्टेज का समस्या तो भरपूर है, आधा पोलर तक पानी नहीं जा रहा है, उसके बाद फिर बिजली बंद हो रहा है, वोल्टेज है ही नहीं, बोरिंग नहीं चल रहा है। ये ऐसे स्थिति में तो खेती किसानी नहीं हो पाएगा, लोन पटाना मुश्किल हो जाएगा, किसानों के लिए बहुत बुरा हाल है। तो बारिश की स्थिति बहुत खराब है, मौसम का जो हाल है बहुत किसान के लिए मार हो रहा है। जैसे अगले महीने में तो पानी गिरा ही नहीं, इस महीने में बस 2 दिन पानी गिरा है, तो उसमें क्या होता है, हम बोर से सिंचाई करके ले दे के जितना सिंचाई करना था उतना नहीं हो रहा है, जितना रोपा करना था नहीं हो पा रहा है, मजबूर होकर भी जितना भी कर पा रहे हैं ले दे के चल रहे हैं। जैसे मोटर से आप काम चला रहे हो, बहुत नुकसान हो रहा है, इससे हमारा बिजली बिल, उसके बाद वोल्टेज ठीक नहीं रहता है, लाइट का भी कनेक्शन उतना ठीक नहीं है, परेशानी हो रहा है बहुत हमें। 1 महीना तो बारिश नहीं हुआ, अभी 2 दिन बारिश हुआ ले दे के, तो 2 दिन का पानी गिर के पे बंद हो गया। अभी पूरा जमीन सूख गया, बोरिंग में पानी देता हूँ तो पानी भी सूख जाता है, मिट्टी के नीचे पूरा सूखा है। और किसान लोगों का अभी धान लगाने के लिए बहुत परेशानी में हूँ। अच्छा, बिजली से अब मोटर चला रहे हो तो ज़्यादा खर्चा होगा? हाँ, ज़्यादा तो खर्चा ही है, परेशानी हो रहा है। परेशानी हो रहा है। बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार की हत्या से हड़कंप मच गया। हाथ पैर बांधकर हत्या करने का आरोप 4 नाबालिग बालकों पर है, जो घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चौकीदार के हाथ पैर बांधकर उनकी हत्या की गई। इस वारदात का आरोप बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे 4 नाबालिग बालकों पर लगाया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद चारों नाबालिग मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच शुरू कर दी गई है। फरार नाबालिगों की तलाश के लिए पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान तेज कर दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से जांच कर रही है। 13 तारीख के रोकेगा है मैडम, हाँ, और जान से मारे पूरा मर्डर करे है, मत जान पूरा मिल के खाके जान के मारेगा है, और अगर पूरा इंसाफ मिलना चाहिए तो फिर अब मेरे का होई वाला हम नहीं जानन। का करते से तोर पापा का काम करते से यहाँ? वो चौकीदारी कराते थे। हाँ, अच्छा, जान से मारेगा है, ये पूरा हाथ मिली भागा थे पूरा। कौन मारे है? ये अंदर के आदमी है पूरा सर, अब पकड़ना जरूरी है। अब सामान मिले नहीं देते, हम अंदर जा नहीं देते, अंदर जा नहीं देते हम। तेरा तारीख के आदेश है भैया, जान समझ के मारे का मर्डर करे तो बाहर करो ना, बाहर करवाए ना, वो बताए क्या करना कैसे करना है, वो बताए। बंधक करवा के मारेगा उसको। मिले नहीं जान देते, इसका जन आदमी है उसका जन पुलिस लगा देते, मिले नहीं जान देते। पेंड्रा रोड स्टेशन पर एक युवक आत्महत्या के इरादे से खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। रेलवे ने तुरंत बिजली आपूर्ति और ओवरहेड को बंद कर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। हालांकि रेस्क्यू का तरीका चर्चा का विषय बन गया है। पेंड्रा रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक आत्महत्या के इरादे से खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने तत्काल ओवरहेड बिजली सप्लाई बंद कर दी। बिजली काटने के बाद रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। काफी समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। रेस्क्यू के दौरान मौजूद लोगों की भीड़ पूरी घटना को देखती रही। युवक की जान बच जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि युवक को नीचे उतारने का तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है और मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
मारिए मत मारिए मत मारिए मत, पकड़ उतारिए। आगे मत जाना, आगे नहीं जाना है। आगरा रेलवे स्टेशन पर एक महिला के ट्रेन छूटने से शुरू हुआ मामला देखते देखते स्टेशन विवाद में बदल गया। स्टेशन उपाधीक्षक और आरपीएफ के बीच हुए टकराव के बाद 4 आरपीएफ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगरा रेलवे स्टेशन परिसर पर एक महिला ट्रेन से उतरकर पेठा खरीदने चली गई, तभी ट्रेन चल पड़ी। महिला ने स्टेशन उपाधीक्षक नरेंद्र चार से ट्रेन रुकवाने की गुहार लगाई। उपाधीक्षक ने वॉकी टॉकी के जरिए सूचना देकर ट्रेन रुकवा दी। इसके बाद आरपीएफ ने महिला को चैन पुलिंग के आरोप में रोक लिया। बताया जा रहा है कि स्टेशन उपाधीक्षक नरेंद्र चार ने इस कार्रवाई का विरोध किया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और उपाधीक्षक के साथ कथित मारपीट तथा घसीटने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। प्राथमिकी कार्रवाई करते हुए आरपीएफ के 4 पुलिसकर्मी मेघराज, बालकिशन मीणा, बदन सिंह और जितेंद्र को निलंबित करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमारी कोई गलती नहीं थी, ना ये सर की गलती थी। मेरे पैर में चोट लगी है तो हमने मिठाई लेने के लिए रुके थे। उसी में ट्रेन निकल गई, मिठाई पैसे दे रही थी निकाल के, पैसे वहाँ निकले नहीं, उतने में ट्रेन ही छूट गई। ट्रेन जब भी छूटी इन्होंने बोले कि अब चढ़ जाओ, मेरे पैर में वो है, मैं चढ़ ही नहीं पाई। वहाँ पे तो सब लोग सर ने रुकवा दी, सर ने रुकवाई कि नहीं पता, जिन्होंने भी रुकवा दी। फिर हम ला रहे तो पीछे से ना वो सर आ गए, सर मैडम 2 आए पुलिस वाले, उन्होंने बोला कि किसकी गलती है, वो फिर इनके मतलब वो करने लगे, पता नहीं अब हमें किसकी गलती है क्या नहीं है। वो सर हमें रुकवाए, उसके बाद जाके सर ने बात की, फिर जाके उन्होंने मतलब जो है वहाँ पे एफआईआर लिखवाया हमारे बारे में, उन्होंने के बारे में, और सर हुआ है। पैसे मांग रहे थे आपसे आगे वाले, सर आगे। आज प्रातः आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हीराकुड एक्सप्रेस के आगमन एवं प्रस्थान के समय रेलवे कर्मचारियों के मध्य कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कुछ अशोभनीय वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए थे, जिसमें कुछ आरपीएफ स्टाफ द्वारा डिप्टी स्टेशन अधीक्षक के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहा था। मामले का तत्काल संज्ञान लिया गया एवं आरपीएफ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था एवं इसमें एक जूनियर स्केल इंक्वायरी कमेटी के ऑर्डर्स हुए थे। अभी हाल ही में रेलवे कर्मचारियों के अनुरोध पर एवं उनकी मांग पर इस इंक्वायरी कमेटी को अपग्रेड कर दिया गया है। अब ये इंक्वायरी कमेटी जे ग्रेड यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल की होगी। इस इंक्वायरी कमेटी के 3 सदस्य रहेंगे, सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर आगरा, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आगरा एवं सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ आगरा। इस 3 मेंबर जे ग्रेड इंक्वायरी कमेटी को निर्देशित किया गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पूरी कर अपनी रिपोर्ट को प्रशासन को सौंपे, जिससे कि दोषियों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करी जा सके। धन्यवाद। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वेयर हाउस रोड पर कार की टक्कर से घायल 11वीं के छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित वेयर हाउस रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार 11वीं कक्षा के छात्र को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिजनों में मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और कार चालक की भूमिका की जांच कर आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। सोनभद्र जिले के हरी खाई से एक महिला और एक पुरुष के सड़े गले शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
पहचान पति पत्नी के रूप में हुई है, जो पिछले 4 दिनों से लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरी खाई में एक महिला और एक पुरुष के सड़े गले शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। पुलिस ने दोनों शवों की पहचान रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बिच्छी गांव निवासी राहुल यादव और चंदा यादव के रूप में की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पति पत्नी बताए जा रहे हैं और राहुल यादव का ससुराल सलखन क्षेत्र में है। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले 4 दिनों से लापता थे, जिसके बाद उनकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गहरी खाई से दोनों के शव को बाहर निकलवाया। इसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों और घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है। उत्तराखंड के जंगलों से सामने आए एक अत्यंत दुर्लभ फ्लाइंग स्क्विरल के वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये गिलहरी उड़ती नहीं, बल्कि अपने शरीर की विशेष त्वचा की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करती है। उत्तराखंड के घने जंगलों में दुर्लभ फ्लाइंग स्क्विरल दिखाई देने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दुर्लभ वन्य जीव की झलक मिलने से वन्य जीव और प्रकृति प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार फ्लाइंग स्क्विरल वास्तव में पक्षियों की तरह उड़ान नहीं भरती। इसके शरीर के दोनों ओर मौजूद विशेष त्वचा, जिसे ग्लाइडिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसे हवा में फिसलने में मदद करती है। इसी क्षमता के कारण यह आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लंबी दूरी तय कर लेती है। फ्लाइंग स्क्विरल मुख्य रूप से घने जंगलों में निवास करती है और इसका दिखना काफी दुर्लभ माना जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञ इस तरह की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण को जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस अनोखे वन्य जीव की खूब सराहना कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष कश्यप हुआ। मैं कोसी रेंज में एनिमल रेस्क्यू का वर्क करता हूँ और ये इसका नाम है जेंट फ्लाइंग स्क्वायरल। ये करीब सबसे पहले 12 साल पहले देखी गई थी और दूसरी बार इसे अब जो मैंने रेस्क्यू किया है टेढ़ा रोड से किसी के घर के अंदर घुस गई थी। घर वालों का एक मेद था कि कोई दुर्लभ प्रजाति आ चुकी है हमारे घर के अंदर या कोई बड़ा जानवर आ चुका है हमारे घर के अंदर। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने इसको देखा कि ये जेंट स्क्वायरल है। इसे फ्लाइंग स्क्वायरल भी बोलते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फ्लाइंग की तरह कूदना, जिसका जो रेंज होती है वो 100 मीटर के करीब रहते हैं कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे 100 मीटर तक ये फ्लाइंग करते हुए कूद जाती है। और इसका जो पसंदीदा भोजन हुआ फल फ्रूट हो गए, पेड़ों की छाल हो गई या ड्राई फ्रूट्स हो गए, बस यही चीज़ों को ये खाती है। देखिए, जो उड़ने वाली गिलहरी है वो बहुत कम देखी जाती है क्योंकि ये स्वभाव से रात्रिचर होती है और इसकी उपस्थिति कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जो कॉर्बेट या उसके आसपास का क्षेत्र है वो जंगली जीवों के मामले में बहुत धनी है। और इसका जो उड़ने वाला जो इसका नाम है वो बेसिकली उड़ती नहीं है। इसके अगले और पिछले पैरों में एक स्किन फोल्ड होता है जिसको ये ऊपर पेड़ों पर जाकर एक खोल देती है और एक तरह से ग्लाइड करती है। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गहरा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे क्षेत्र में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में एक और सैन्य कार्रवाई करते हुए रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी IRGC से जुड़े मिसाइल ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाया गया। हमले की खबरें बंदर अब्बास और सीरिक सहित कई ईरान के तटीय इलाकों से सामने आई है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों से जुड़ी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। मीडिया ने कई स्थानों पर विस्फोट और नुकसान की जानकारी दी है। हालांकि स्वतंत्र रूप से सभी दावों की पुष्टि नहीं हो सकी। ताजा सैन्य कार्रवाई के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास सुरक्षा स्थिति
और अधिक संवेदनशील हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम का असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।